हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक पीपीएससी। क्रैक पीपीएससी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का पॉलिटी का चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे। सीक्वेंस वैसा ही रहेगा। आप लोग जैसे देख रहे हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू करीब 40 एमसीक्यूज़ हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट वन है ये, और इसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा। तो ये पहले देख लीजिए। हम लोग एमसीक्यूज़ कवर करने से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि फंडामेंटल राइट्स है क्या, कहाँ से आया, क्या ऑरिजिन है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। पूरा फंडामेंटल राइट्स, इवन पूरा पॉलिटी, अगर आप सारा लेक्चर्स देखते हैं हम लोगों का, तो आई विल मेक श्योर कि आपको रटना ना पड़े, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वैसे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 30-20 सेकेंड और लूँगा। मैं आपको क्या कोर्स है मैं वो समझा देता हूँ। हम लोग फ्री जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम लोग कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज़। अभी पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का चल रहा है साइड बाई साइड, आप जाकर देख सकते हैं। बीओबी पे लेक्चर्स हम लोगों ने लिया है और साथ में करेंट अफेयर्स भी हम लोग का सितंबर का हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद अक्टूबर का आएगा, फिर नवंबर। हम लोग पूरा एक साल का कवर करेंगे और ये टारगेट है 70th बीपीएससी के लिए। 70th बीपीएससी प्री के लिए टारगेटेड है। ओके, तो मैं ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स है क्या? फंडामेंटल राइट्स समझने से पहले राइट्स 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 क्या है? राइट्स राइट्स एक प्रकार का क्लेम होता है। क्लेम मीन्स अधिकार। और राइट्स का ऑरिजिन जो है ना, कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न सोसाइटी में आया है। मतलब मॉडर्न सोसाइटी इन द सेंस नेशन स्टेट जब से आया है तब से राइट्स का ऑरिजिन है। और राइट्स तब से सोसाइटी में है तो पहले से, बट रिकॉग्नाइज्ड राइट्स हैं। फर्स्ट टाइम राइट्स यूएस में आया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इन्होंने फर्स्ट टाइम बिल्स ऑफ राइट, मतलब रिटेन राइट्स दिया गया था। एज सच लिबरल कंट्रीज जो भी है, ब्रिटेन है, वहाँ पे रिटेन राइट्स नहीं है, बट राइट्स अवेलेबल है, रिटेन नहीं है। बट यूएस फर्स्ट कंट्री है जो रिटेन राइट्स बिल ऑफ राइट्स में दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर शुरू से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लीगल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, स्टैट्यूटरी राइट्स क्या है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार आप लोग वो समझ लीजिए, फिर लेक्चर की तरफ चलेंगे। फंडामेंटल राइट्स, जो भी राइट्स पार्ट 3 में है वो फंडामेंटल राइट्स होता है। एक व्हाट एवर राइट्स, एक सेकेंड। फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में जो भी है फंडामेंटल राइट्स है, ये पार्ट थर्ड में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, मतलब जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये है लीगल राइट्स, लीगल राइट्स और स्टैट्यूटरी राइट्स। और ये हो गया फिर नेचुरल राइट्स, नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स। ये फिगर आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया तो समझिए कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है। तो राइट टू वोट, एक सेकेंड इधर देख लेते हैं। राइट टू वोट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। लीगल राइट्स क्या है? तो राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। लीगल राइट्स क्या है? कंज्यूमर राइट्स, ये लीगल राइट्स है। और ह्यूमन राइट्स, या ह्यूमन राइट्स क्या है? तो राइट टू वर्क, ह्यूमन राइट्स है। नेचुरल राइट्स का मतलब हुआ कि आपको जो नेचर प्रदान करता है, जितने भी लोग नेचर में हैं उनके उनके सबके पास नेचुरल राइट्स होता है। इवन एनिमल्स हैव अ नेचुरल राइट्स, एवरीवन हैज अ नेचुरल राइट्स। ह्यूमन राइट्स मीन्स कि आपको, मतलब बाई वर्च्यू ऑफ ह्यूमन, आप ह्यूमन हैं इसलिए आपको सर्टेन राइट्स दिया गया है, तो आपको ह्यूमन राइट्स है। अब हम लोग एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। और ये आप एमसीक्यूज पूरा फंडामेंटल राइट्स का 40 एमसीक्यू है, आप पूरा देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये फंडामेंटल राइट्स पे ये क्वेश्चन जितना भी है मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये न्यू पैटर्न पे है, बीपीएससी का जो न्यू पैटर्न है उस पर बेस्ड है। 70th बीपीएससी के लिए न्यू पैटर्न पे बेस्ड है।
आप ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं टेलीग्राम पे जा करके। टेलीग्राम पे जाइए, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फंडामेंटल राइट्स। हाँ, हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है वो देखते हैं। राइट्स मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हम लोग ने भी देखा। राइट मेंशन ओनली इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ अभी हम लोग देखा कि जो पार्ट 3 में है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स है, अदर देन पार्ट 3 वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, एंड अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी राइट्स अवेलेबल है वो लीगल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक लॉ बुक है, तो वो भी ऐसे बोलेंगे ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यस, बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद का तो ये थ्रू लॉ ये हो गया, लीगल राइट और स्टैट्यूटरी राइट्स ये देखने का। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज करेक्ट। फंडामेंट करेक्ट देखना है, यहाँ भी करेक्ट पूछा। ये करेक्ट इनकरेक्ट पे हम लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चंस में आता है। इट डेराइव्ड इट इंस्पिरेशन फ्रॉम बिल्स ऑफ द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस। अभी हम लोग देखा कि जो यूएस है फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड का जिसने फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो हम लोग का जो इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंस्पायर्ड है कहाँ से, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकेंड क्या है, तो फर्स्ट सही है। ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नहीं, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यस, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स which are only available to the citizens of India, like Article 19 freedom of speech and expression, and there are some other article rights which हम लोग आगे देखेंगे, बट सारे नहीं है। ऑल ऑफ द फंडामेंटल्स आर नॉट आर ओनली अवेलेबल, नहीं, तो ये गलत है, सारे नहीं है, सर्टेन है, कुछ है। वैसे अब जैसे कि आर्टिकल 14 है या फिर राइट टू लाइफ है, तो ये राइट टू लाइफ दोनों का अवेलेबल है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रह रहा है तो उसके पास राइट टू लाइफ है। तो सो करेक्ट पूछा है तो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। वाई फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स देर आर नेसेसरी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, एंड फंडामेंटल मीन्स इट इज रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखते हैं ऑप्शन, बिकॉज इट गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, यस। फंडामेंटल राइट्स वो इतना बेसिक राइट्स है कि और बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी राइट्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद गारंटी करता है और प्रोटेक्ट करता है, लाइक आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। एंड बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, अभी हम लोगों ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स अगर इंडिविजुअल के पास ना हो तो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट ना हो, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा भी है, देन बोथ ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच who was the chairman of the advisory committee on the fundamental rights of the constituent assembly। तो एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, हम लोग देख के आगे निकलते हैं। और सब कमेटी में जेबी कृपलानी थे, सब कमेटी अगर पूछता सब कमेटी तो जेबी कृपलानी थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर। ओके, अच्छा पहले देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। यहाँ इनकरेक्ट पूछा, ये ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा है तो हम लोग क्रॉस लगाते चलेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है अब उस पर आप कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, तो ऐसा है नहीं। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, हम लोग जितने ही फंडामेंटल राइट्स है, इवन राइट टू इक्वालिटी, में भी दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अब स्टेट सर्टेन प्रोविजन बनाती है सर्टेन सेक्शन के, लाइक वुमेन के लिए सर्टेन प्रोविजन है, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड मोरालिटी, तो these are the restrictions, so these are not absolute. Some of the fundamental rights are also available against private individual, तो पहला गलत है, हम लोग इसे क्रॉस कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, यस, देर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, लाइक द स्टेटमेंट जो ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट, द शैल नॉट का मतलब स्टेट शैल नॉट,
द स्टेट शैल नॉट, इट मीन्स इट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। अब जैसे देखते हैं कि अब राइट टू अनटचेबिलिटी है, सॉरी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये प्राइवेट मेंबर के भी अगेंस्ट अवेलेबल है। कोई भी प्राइवेट मेंबर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। कोई भी प्राइवेट मेंबर आपका मूवमेंट नहीं रोक सकता है। जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, अगर प्राइवेट मूवमेंट, प्राइवेट इंटिटी या प्राइवेट पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल आपका मूवमेंट को रोकता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हेवेस कॉर्पस लग सकता है। तो उसके लिए आपके पास है, रिट है। तो प्राइवेट मेंबर के भी अगेंस्ट सर्टेन अवेलेबल है, लाइक हम लोगों ने देखा कि अनटचेबिलिटी वाला। तो सम ऑफ द फंडामेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, पूछा इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। अब निगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझते हैं। निगेटिव मीन्स स्टेट को डिनाई कर रहा है, लाइक द स्टेट शैल नॉट डू, तो ये निगेटिव कंजक्शन है स्टेट पे। लेकिन पॉजिटिव का मीन्स मतलब है कि शैल नॉट। अब पॉजिटिव का मतलब है कि एम्पावर करता है स्टेट को सर्टेन प्रोविजन बनाने के लिए, लाइक एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। या फिर अब हम लोग देखेंगे कि देयर आर जो भी प्रोविजंस है, लाइक आर्टिकल 15 में कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो स्टेट को एम्पावर करती है सब क्लॉज में, लाइक सब क्लॉज 3 या 3 में वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए है कि स्टेट शैल मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, लाइक 15(3) क्लॉज में, 15(4) में, 15(5) में है, 15(6) में EWS के लिए है, 15, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाउज में है, स्टेट को एम्पावर करती है, तो ये पॉजिटिव है। तो ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर, ये भी गलत है। ऑल आर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट नेगेटिव इन नेचर। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर परमानेंट इन नेचर। परमानेंट मीन्स दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, बट ऐसा है नहीं, सारे परमानेंट नहीं है। देयर आर सम fundamental rights which are permanent, which cannot be violated, like article 21, it can't be violated because article 21 gives right to life, और right to life अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर लाइफ चला जाएगा, इसलिए तो ऑल नहीं। सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, फोर इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम लोग इनकरेक्ट पे ध्यान देंगे, एग्जाम में बहुत सिली मिस्टेक बच्चों से होता है, तो इस पर ध्यान देंगे। इनकरेक्ट पूछा है, हम लोग इसे राउंड करके क्रॉस करते चलेंगे। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए, अभी हम लोगों ने परमानेंट वाला ऊपर देखा था, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19, अब लॉजिकली हम लोग सोचते हैं, अब इमरजेंसी लगा हुआ है और आपको बोलने की आज़ादी है। अब इमरजेंसी 3 टाइप से होता है, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म रेबेलियन है। 3 टाइप पे इमरजेंसी 3 टाइप पे लगता है। अब आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, तब तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कोई कुछ भी बोल सकता है। और इमरजेंसी होता ही है जो नॉर्मल प्रोविज़न, नॉर्मल सर्कमस्टांस में नहीं लगता है, लाइक दे आर इमरजेंसी बिकॉज देयर आर सम अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन कह सकते हैं, या फिर ऐसा सीरियस सिचुएशन है तो आपको बोलने की आज़ादी नहीं दिया जा सकता, आपका रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ देयर आर सम एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी जो कि डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा, लॉजिकली हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 19 कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 20 और 21। 22 में क्या है, उससे पहले हम लोग 20-21 देखते हैं कि 20-21 क्या है। अब आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, ओके। तो राइट टू लाइफ तो आपका सस्पेंड नहीं हो सकता। आर्टिकल 22 में है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन तो नॉर्मली भी लगता है, तो उस समय तो आपको ये राइट्स नहीं मिलेगा। सो इट विल बी सी, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सिंपली है कि आपका अगर आप अरेस्ट हो गए हैं तो अरेस्ट के बाद का जो भी आपको राइट्स मिलता है, लाइक आपसे ज़बरदस्ती कुछ भी एविडेंस नहीं लिया जा सकता है, सेम केस में आप 2 बार पनिश नहीं हो सकते हैं, यू हैव सम राइट्स, आपको बोलने की आज़ादी है। तो ये सब आज़ादी आर्टिकल 20 में दिया जाता है।
आप डुअल जियो उसे बोलते हैं कि आप सेम केस में अगर आपको 2 बार सजा नहीं हो सकता है, तो ये सब अवेलेबल है आर्टिकल 20 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्ट पूछा, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन पूछा। ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यस करेक्ट है ये। आर्टिकल 32 में हम लोग देखते हैं डायरेक्ट ए फंडामेंटल, इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ये आपके पास आपको राइट्स देता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट्स दिया गया है, तो आप जा सकते हैं, तो ये सही है। फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स एज अ होल पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में क्लियर किया था, केशु में केस में क्लियर किया था कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 44th अमेंडमेंट से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है। तो अगर बेसिक राइट्स रहता, बेसिक फीचर रहता, तो हटाया नहीं जा सकता था। बट और इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। अब अमेंड कैसे करेंगे, तो स्पेशल मेजोरिटी से करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी विद इन 368, बट स्टेट रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 है, लाइक एक स्पेशल मेजोरिटी में स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग स्पेशल मेजोरिटी से करेंगे, बट स्पेस रेटिफिकेशन आर नॉट नीडेड। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। एक सेकेंड, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स मतलब ये गलत है, क्रॉस कर देंगे। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल व्हाइल फ्यू ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट टू गिव देम इफेक्ट। अब ये कह रहा है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसा है जो कि डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, और कुछ ऐसा है जो कि पार्लियामेंट लॉ बना के इन्फोर्स करेगी। अब जैसे ये समझते हैं क्या है। अब डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है मतलब जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब इसके लिए पार्लियामेंट को कोई लॉ नहीं बनाना है, आर्टिकल 19 के लिए कोई लॉ नहीं बनाना, आर्टिकल 21 के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं बनाना है, आपका ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल है। लेकिन जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है या फिर जो फोर्स लेवल है ना, उसके लिए आपको लॉ बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप बिना लॉ बनाए नहीं होगा। उसके लिए इवन फंडामेंटल राइट के जब सब क्लॉज है उसमें एम्पावर करती है पार्लियामेंट को, लेकिन लॉ बनाएगी पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट से जो भी रिलेटेड लॉ बनेगा पार्लियामेंट बनाएगी। तो वही है कि खुद कुछ तो है कि जो खुद से इन्फोर्सेबल नहीं है, जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगी। जब सिविल एट्रोसिटी एक्ट जो कि अनटचेबिलिटी के लिए है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाया है, तो ये सही है। थर्ड, ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। ओरिजिनली 7 था, बाद में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एक हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, तो अब 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो सेकेंड गलत है, ये गलत हो गया। ये इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो बचा कौन, बी। नेक्स्ट देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी हम लोग पर बात किया, आर्टिकल 18 टाइटल से रिलेटेड है, याद रखेंगे ऐसे। ये आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल वाइज अभी हम लोग देखा प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है, नन ऑफ द अबव। आर्टिकल 17, एक सेकंड मैं ठीक से लिख देता हूँ। आर्टिकल 17 ये फैक्चुअल था। अ डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द आर्टिकल फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3। अब ये देखते हैं आर्टिकल 21 में क्या है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है। 14 में इक्वालिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 13 में क्या है कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा। अब आप यहाँ पे एक डिफरेंस समझिए, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट कर सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स, जो जैसे अब प्रॉपर्टी का राइट देखिए, तो पार्लियामेंट बहुत सारा ऐसा रेरा है, ये सब बहुत तरह का राइट्स है। इससे कोई हाईवे पास होता है तो वहाँ का प्रॉपर्टी ले लेती है स्टेट, तो ये लॉ बना हुआ है। बट फंडामेंटल राइट्स को के लिए पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी। हाँ, अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, बट कोई भी ऐसा लॉ नहीं होगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा। तो ये आर्टिकल 13 में है।
अब आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। अब हम लोग समझते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट है क्या। एकदम लेमन भाषा में समझेंगे, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी एंटिटी, कोई भी बॉडी, एंटिटी बॉडी या कुछ भी, अगर वो स्टेट के जैसा फंक्शन कर रहा है, जो स्टेट का फंक्शन होता है वो काम कर रहा है और सब्सटेंशियली फंडेड है, मतलब वो स्टेट के पैसे पे काम कर रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आधार केंद्र है, ठीक। आधार केंद्र है, वो कोई प्राइवेट एंटिटी रन कर रहा है, लेकिन उसका पैसे कहाँ से आ रहा है, स्टेट से आ रहा है, स्टेट फंड कर रही है, तो वो स्टेट में आएगा। अब समझते हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई एक प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन काम उसका क्या है, तो वो स्टेट वाला है, क्योंकि अगर क्रिकेट बीसीसीआई के पास नहीं होता तो वो स्टेट के पास होता है, स्टेट वाला काम कर रहा है बीसीसीआई, तो बीसीसीआई भी स्टेट के अंदर आएगा। और जो भी स्टेट के अंदर आता है उसे आरटीआई लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 12 प्रोवाइड करता है डेफिनेशन। हम लोगों ने और सारा आर्टिकल देख लिया है, एक सेकेंड सॉरी। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी, एक तो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हम लोग पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। ये बेसिक डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो फिर और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, जो कि पॉलिटी में आपको हेल्प करेगा। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिंपल सा मतलब है कि अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, मतलब कोई प्रिविलेज नहीं, जो भी लोग हैं सब बराबर हैं। इसका अब अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज का मतलब होगा कि कोई भी रिच और पुअर सब इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं लॉ के पास, लॉ के सामने सॉरी, एवरीवन इज इक्वल। अब ये क्या है कि ये निगेटिव कंजक्शन हुआ, लाइक सबको आप इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, एवरीवन इज इक्वल, तो ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है, लाइक इट इज नॉट एम्पावरिंग और निगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश से लिया गया या फिर ब्रिटिश में प्रेवलेंट है ये। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करेगा जितने भी लोग हैं। अब लॉ इक्वली किसे प्रोटेक्ट करेगा, तो इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, लाइक इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अब इसका मतलब समझते हैं। अब जैसे समझिए कि एक अमीर है और एक गरीब लोग है। अब अमीर और गरीब जो है, अमीर गरीब नहीं, ऐसे समझते हैं कि एक डिसेबल्ड पर्सन है, एक एबल्ड पर्सन है। अब हम उन दोनों को, दे आर नॉट इक्वल्स, तो हम उन दोनों को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल्स। तो जो ये डिसेबल्ड पर्सन है, लॉ उसे प्रोटेक्ट करेगा, लॉ उसे एम्पावर करेगा, और एम्पावर करके जो एबल्ड पर्सन है उसके पार में लाएगा, देन इट विल बी ट्रीटेड इक्वली। तो ये इसका मतलब हो गया। इसका मतलब ये भी होता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ये इसका मतलब, ये पॉजिटिव कनोटेशन है। जैसे आप देख रहे हैं लॉ एम्पावर कर रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट होती है, पॉजिटिव कनोटेशन, ये अमेरिकन है, ये ध्यान रखिएगा। ये स्पेस नहीं है यहाँ पे, इधर कर यूएसए लिख देता हूँ, अमेरिकन है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, अभी हम लोग देखा था, ये है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये तो इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का है। लाइक टू ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये भी इक्वल प्रोटेक्शन का है। सिमिलर पर्सन ट्रीट, ये तीनों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट देखना है। अब बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट देखना है, ये ध्यान दीजिएगा। रूल बाय लॉ इज मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर देन रूल ऑफ लॉ। रूल बाय लॉ का मतलब कोई भी किंग है या फिर कोई भी है, वो लॉ बना कर रूल कर रहा है, तो कभी डेमोक्रेटिक नहीं होगा। अब ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक राजा है, वो रूल बना दिया। अब वो रूल बना रहा है तो अब उस अपनी मर्जी से वो रूल बना रहा है। अब वो रूल बना तो रूल से ऊपर है, और वो हो सकता है डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट रूल बनाए।
तो रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, और रूल बाई लॉ है, तो यहाँ पे एक ऑथोटेरियन कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पे एक ऑथोटेरियन कॉनोटेशन आ जाता है। तो ये रूल ऑफ लॉ क्या है ये हम लोग समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। एवी डाइसी जो है ये ब्रिटिश जूरिस्ट हैं, इन्होंने दिया था। अब इसका 3 इम्प्लीकेशन है। पहला इम्प्लीकेशन है कि अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब हम लोग समझेंगे तीनों, एक बार मैं बता देता हूँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड तीसरा है प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। अब अब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पावर मतलब अब लॉ है तो रूल ऑफ लॉ है, तो मतलब रूल ऑफ लॉ है मतलब लॉ का रूल है, तो सब लॉ के सामने इक्वल है, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसका मतलब यही है कि कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। अगर लॉ किसी के लिए बना है तो सबके लिए सेम है। लेकिन अगर वो रूल बाई लॉ होगा तो वो रूल ऑफ बाई लॉ सबके लिए सेम नहीं होगा। देयर आर आर्बिट्रेरीनेस, मतलब जो किंग है वो उसे जैसे मर्जी आएगा, वो किसी सर्टेन सेक्शन को वो सपोर्ट करेगा, सर्टेन सेक्शन का फेवरेट होगा तो उसके लिए अलग लॉ बना देगा, उसके लिए आसान लॉ होगा, किसी के लिए डिफिकल्ट लॉ होगा, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होता है। अब प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल का मतलब कि जो इंडिविजुअल का राइट्स है वो सुप्रीम है। अब जैसे इंडिया केस में ये नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इंडिया केस में ये नहीं है। इंडिया के केस में हम लोग का राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव्ड किया गया है। आवर राइट्स, सोर्स ऑफ आवर राइट्स इज कॉन्स्टिट्यूशन। बट इसका मतलब होता है कि नहीं, जो राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव्ड नहीं है। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, इसलिए ऐसा है। इंडिया में ऐसा नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, थर्ड वाला इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो सोर्स ऑफ राइट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन है। बट ब्रिटेन में क्या है कि नहीं, वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सोर्स ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, राइट्स आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। और इक्वालिटी बिफोर लॉ हम लोग ने समझाई है। तो ये 3 कॉनोटेशन होता है। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर मतलब कोई आर्बिट्ररी पावर नहीं है। ऐसा नहीं कि सर्टेन सेक्शन के लिए अलग लॉ है, सर्टेन सेक्शन के लिए अलग लॉ है, तो मोर डेमोक्रेटिक तो नहीं होगा, ये पहला गलत है। रूल बाई लॉ मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। अभी हम लोग देखा कि रूल बाई लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ हो ही नहीं सकता है। अब लॉ से रूल कर रहा है तो किंग तो पहले लॉ से ऊपर है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट लॉ बनाएगा। ये भी गलत है, करेक्ट पूछा है नाइदर टू एंड नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अंडर आर्टिकल 14 इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली। अभी हम लोग ने देखा था जब हम लोग राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ देख रहे थे, जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देख रहे थे, तो इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली। आर्टिकल 15 स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेट किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। जैसे स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे, ओनली इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो स्टेट का ये गलत हो गया, 1 सही है तो 1। अब ये समझते हैं, थोड़ा 30 सेकंड में हम लोग ये समझ लेते हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे स्टेट नहीं कर सकती। लाइक ऐसा नहीं है कि स्टेट बोले कि ठीक है तुम्हारा रिलीजन ये है तो फिर तुम्हें ये प्रिविलेज नहीं मिलेगा या फिर ये राइट्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकती स्टेट। हाँ, इनके अलावा किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो तो चलेगा, लाइक रेसिडेंस के बेसिस पे। हम लोग देखते हैं ना कहीं कहीं पे रेसिडेंस का क्राइटेरिया होता है, बट इन पांचों के बेसिस पे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल है। तो लोग ये देखते हैं, ए लिटिल बिट फैक्चुअल है। आर्टिकल 15, 16, 19, 21। अब ये देखिए 21 राइट टू लाइफ है। अब क्या, अब ऐसा थोड़ी कोई फॉरेनर अगर इंडिया आया तो उसे राइट टू लाइफ नहीं होगा, ये गलत है। मैं समझा दूंगा एक बार, मैं एलिमिनेशन टेक्निक दिखाता हूँ। अब इसमें भी आर्टिकल 21 है, इसे भी कैंसिल आउट कर दीजिए।
इसमें भी आर्टिकल 21 है, इसे भी कैंसिल आउट कर दीजिए। 15, 16, 19, 29, 30 ये सही है। ये 5 आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। अब हम लोग समझते हैं, लॉजिकली देखते हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये माइनॉरिटीज़ के लिए बात करता है। तो आप खुद सोचिए, इंडिया में डिफरेंट माइनॉरिटीज़ है, अदर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट माइनॉरिटीज़ है। तो अगर सेम राइट्स अगर माइनॉरिटीज़ को दिया जाएगा तो हो सकता है कि जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ है वो कहीं और मेजॉरिटी में होगा, तो उसे तो मिल नहीं सकता। और माइनॉरिटी राइट जो होता है वो कलेक्टिव राइट है, कलेक्टिव राइट और सोशल राइट्स है, ये इंडिविजुअल एज सच के लिए नहीं है। तो आर्टिकल 29 और 30 तो होगा नहीं। अब आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, रेसिडेंस है, सेटलमेंट है, बहुत सारा है। तो अब कोई भी फॉरेनर को तो ये अधिकार तो नहीं होगा कि आप कल उठ करके आते हैं और कहीं ज़मीन खरीदिएगा और आप सेटल कर जाइएगा, ये राइट्स तो फॉरेनर को मिलेगा नहीं, ये भी नहीं है। 16 में एम्प्लॉयमेंट का बात करती है, तो अब एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट फॉरेनर्स के लिए है नहीं, जो भी सर्टेन प्रोविज़न है एंड दोनों एम्प्लॉयमेंट के लिए है। एंड डिस्क्रिमिनेशन, फॉरेनर को डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, जैसे फॉरेनर को बोल सकती है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है यहाँ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये 5 लॉजिकली हम लोग देख लिए। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये EWS से रिलेटेड है, ये सही है। इट अमेंड आर्टिकल 15, 16। हाँ, अब इसमें क्लाउज 6 जोड़ा गया था, EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्लाउज 6 जोड़ा गया था। एंड ये फैक्चुअल है। 103 अमेंडमेंट याद रखिएगा, ऐसा पूछता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कम्स अंडर, ये 19 में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बोला है 19 में आता है, कहीं कहीं पे आर्टिकल 21 भी दिया रहता है, बट और जगह 19 ही है, तो आर्टिकल 29 के अंदर ही आता, सॉरी आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है। तो आज का हम लोग का लेक्चर समाप्त हो गया। ये पार्ट 1 है, मैं पहले बता देता हूँ, ये पार्ट 1 है। हम लोग पार्ट 2 में अभी और MCQs के थ्रू ही, ऐसे ही इसी के थ्रू कवर करेंगे, एकदम न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। उसमें फंडामेंटल राइट्स पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड थर्ड लेक्चर में DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और एक फंडामेंटल राइट्स के साथ कनेक्ट करके तीनों को ओवरऑल देखेंगे। तभी 2 पार्ट में वीडियो और आएगा। इससे पहले हम लोगों ने प्रियम्बल, सिटीजनशिप एंड यूनियन टेरिटरी, तीनों वीडियो बना रखा है, आप जाकर उसे देखिए। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पे पहला लेक्चर आ गया है सितंबर 2023 का, एकदम न्यू पैटर्न पे। आपको इसका PDF फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। और इकोनॉमिक्स का साथ साथ लेक्चर चल रहा है, वो आप वो देखिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आया है, आपको इसका भी PDF मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम से जुड़िए, लेक्चर को देखिए, लेक्चर अच्छा लगा तो फीडबैक दीजिए कैसा लगा। अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो हम लोग इंप्रूवमेंट करेंगे, या फिर कुछ डिफरेंट लेके आएंगे, जो भी आप डिमांड कीजिएगा। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।